हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमर शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग संविधान सभा पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। संविधान सभा, जिसका निर्माण कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत हुआ था। इससे पहले संविधान होता क्या है, इसे आप समझिए कि संविधान नियमों, उपनियमों तथा सिद्धांतों का लिखित दस्तावेज होता है। एक दस्तावेज, एक बुक जो कि लॉस एंड प्रिंसिपल पर आधारित है, ठीक, जिसके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संचालन किया जाता है। यहाँ पे जो शासन शब्द है, इसके अंतर्गत वे सारी चीजें आ जाएंगी जो इस देश का संचालन कर रही हैं, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। जो जो इस शासन में संचालन में काम आ रहे हैं वह सब कुछ इसके अंतर्गत आएगा, ठीक। उसके बाद नागरिकों और राज्य के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है संविधान। हमारा भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पूरे विश्व में सबसे लंबा और सबसे बेहतरीन, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। उसके बाद आती है संविधान सभा की बात। क्यों? क्योंकि इसी संविधान के निर्माण हेतु एक सभा का गठन करना जरूरी है कि हमारे देश में किस किस चीज़ों से हमें लड़ना है, किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करना है, उन सभी बातों पर चर्चा विस्तार से एक कमेटी बनाई जाएगी। उसी कमेटी को संविधान सभा कहते हैं और उसी के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा, ठीक। तो संविधान सभा क्या कहलाता है? निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक ऐसा समूह जिसका गठन विशेष रूप से संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए किया जाता है। तो यहां पे मैंने वर्ड लिखा है निर्वाचित प्रतिनिधि, परंतु हमारा जो संविधान बना है इसमें निर्वाचित सदस्य तो हैं ही, साथ ही साथ मनोनीत प्लस मनोनीत सदस्य भी हैं। सर, क्या होते हैं निर्वाचित और क्या होते हैं मनोनीत? तो साथियों, निर्वाचित वे सदस्य होते हैं जो कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं, और मनोनीत वे सदस्य होते हैं जिन्हें अपने आप, अपने मन से चुन लिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों से, ठीक। मैं आगे समझाऊंगा कि किस तरीके से, कहां से कितने सदस्य चुने गए हैं। तो इतना समझ में आ रहा है कि कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों और मनोनीत सदस्यों के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, संविधान की ढांचा का निर्माण हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर, संविधान सभा की मांग कब से स्टार्ट हुई? हमारे देश में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा कब से स्टार्ट होना चालू हुआ? कब हमें लगा कि हमें खुद का संविधान बनाना चाहिए और इसकी बात हमने ब्रिटिश सरकार के सामने रखनी चालू कर दी? तो ऑफिशियली 1934 में स्वराज पार्टी, आपको याद रखनी है कि ये पार्टी है जो पहली बार संविधान सभा का मांग करती है, डिमांड करती है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग जो है मई 1934 में रांची स्वराज पार्टी ने की थी, रांची में स्वराज पार्टी ने की थी, ठीक। इसके साथ इसी डेट में वर्ष 1934 में, 1934 में ही इसका जो विचार रखा था एम.एन. रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एम.एन. रॉय, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने रखा, ठीक। इससे पहले क्या है कि ऑफिशियली लोगों ने संविधान सभा का डिमांड नहीं किया था। महात्मा गांधी ने सबसे पहले संविधान सभा के बारे में चर्चा की थी कि हमारे भारत का एक संविधान होना चाहिए, उसके लिए संविधान सभा का निर्माण करना जरूरी है। परंतु ऑफिशियली अगर बात करें तो एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया, जो कि कब रखा गया? 1934 में। क्लियर? अब बात आती है 1935। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि उस समय एकमात्र बहुत बड़ी पार्टी थी, काफी लंबे समय तक एक बहुत बड़ी पार्टी बनी रही है ना, उसके द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई, ठीक। कब? 1935 में कांग्रेस के द्वारा।
उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। जो संविधान सभा बनाई जाएगी उसमें जो सदस्य चुने जाएंगे उनका चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाएगा। क्या होता है वयस्क मताधिकार? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी जो भी चुनाव प्रक्रिया होती है उसमें 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो अपना वोट देते हैं अपने मनपसंद निर्वाचित सदस्य को। ठीक है, तो यही है हमारा वयस्क मताधिकार। इसी आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में घोषणा करते हैं। और लास्ट में क्या होता है, अंततः ब्रिटिश सरकार इनकी कुछ बातों को मान लेती है। वो भी कैसे मानती है? सैद्धांतिक रूप से। ठीक, मतलब कागजी तौर पर ये सारी चीजें बात मानी जा रही हैं, है ना। धरातल पर कितना इंप्लीमेंटेशन हो रहा है ये सब लोग जानते हैं। ठीक, तो सन 1940 में एक प्रस्ताव भेजा जाता है जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जो कि ये बताती है कि हमारे भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? औपनिवेशवाद। औपनिवेशवाद। इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने बोला कि आप अपने संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं, आप अपने देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं, परंतु जो शीर्ष पे व्यक्ति बैठेगा वह ब्रिटिश क्राउन, महाराजा या महारानी ही होगा। ऐसी इनकी मतलब डिमांड थी। ये अगस्त प्रस्ताव में बात चल रही है। ठीक, और आपको ये चीज पता होगा कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया है, तो इससे एक वर्ष पूर्व 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रेशर है, वर्ल्ड वॉर 2 का भी, विश्व युद्ध द्वितीय का भी प्रेशर है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रांत उस समय हुआ करते थे, लगभग 11 प्रांत हुआ करते थे, उन 11 प्रांतों में जो चुनी हुई सरकारें थी वह इस्तीफा दे देती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय के जो वायसराय लिनलिथिगो थे उन्होंने घोषणा कर दी कि विश्व युद्ध द्वितीय में भारत भी शामिल है, बिना किसी भी भारतीय उच्च अधिकारी या उच्च व्यक्ति के पूछे। उन्होंने किसी से नहीं पूछा, किसी से चर्चा नहीं की, बस उन्होंने क्या कर दिया, घोषणा कर दिया। इस बात से नाराज सभी पार्टी के जो सदस्य हैं वो अपने अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, और इसी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है ब्रिटिश सरकार पर, और इसीलिए अगस्त प्रस्ताव भेजा जाता है। ठीक, जिसे खारिज कर दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा, और महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया जाता है, जिसके प्रथम सत्याग्रही कौन होते हैं? विनोबा भावे। क्लियर। उसके बाद 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड इनकी टीम के द्वारा एक संविधान निर्माण के लिए प्रारूप प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। अब यहां पे पहली बार ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से मानती है कि हम आपके संविधान सभा का निर्माण कराएंगे, परंतु आपको हमें विश्व युद्ध द्वितीय में सहयोग करना होगा, और विश्व युद्ध द्वितीय के खत्म होने के बाद हम आपका संविधान सभा का निर्माण कराएंगे। तो आप मुझे बताइए, क्या हमें प्रथम विश्व युद्ध में धोखा नहीं मिला था? क्या हम इन पर अब विश्वास कर सकते हैं? क्या ब्रिटिश विश्वास पात्र हैं? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने क्रिप्स मिशन का भी बहिष्कार किया और इसे कैंसिल कर दिया। इसमें भी वही डोमिनियन स्टेटस, औपनिवेशिकवाद की बात की गई थी। तो इन सभी बातों को हमने खारिज किया, है ना। और 1942 में ही महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में शुरू किया गया। ठीक है, उसके बाद काफी, अब विश्व युद्ध द्वितीय भी खत्म हो गया, सब कुछ सही चल रहा है। अंततः वर्ष 1946 में भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया, जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो प्रश्न बनता है, हमारा भारतीय संविधान सभा किस मिशन के द्वारा या किस योजना के द्वारा बना या निर्माण हुआ? तो आप आंसर दोगे कैबिनेट मिशन।
क्योंकि यहां पे ये तीन वर्ड जो हैं साथियों, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, इसी में कंफ्यूजन पैदा होती है और इसी से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ये तीनों होते हैं। तो आपको याद रखना है कि हमारे संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है वह कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है, जो कि 1946 में आया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी संविधान सभा की गठन हो चुकी है, ठीक, कैबिनेट मिशन के तहत। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि कितने सदस्य इसमें चुने गए थे, मनोनीत कितने थे, निर्वाचित कितने थे, सभी पर चर्चा करते हैं विस्तार से। आइए देखते हैं। तो संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में हो चुका है, ठीक। इसमें जो कुल सदस्य हैं वह 389 हैं। इसे आप लोग नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो सदस्य हैं 389 यह कैसे चुने गए? तो आपको यह चीज याद रखना है कि यह जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। 10 लाख जनता में से 10 लाख जनता में से एक सदस्य चुना गया है, ठीक। उस समय लगभग 40 करोड़ आबादी हमारे देश की रही होगी। उस हिसाब से यह जो आंकड़ा बैठता है ये 389 का आंकड़ा बैठता है। क्लियर है? अब ये 389 में साथियों कुछ तो निर्वाचित हैं और कुछ मनोनीत हैं। इसके लिए मैंने आपको 1935 का जब अधिनियम बताया था तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा भारत उस समय था वह 2 पार्ट में था। फिर से देखिए, 2 पार्ट में हमारा भारत है। एक तो वह पार्ट जिस पर ब्रिटिश डायरेक्टली अपना शासन स्थापित किए हुए हैं, ठीक है। ब्रिटिश प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन स्थापित किए हुए हैं। और जो आधा पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें, ठीक, जहां पे राजा रजवाड़े शासन स्थापित किए हुए हैं, परंतु वह अपनी सारी चीजें आर्थिक रूप से, हर चीज से, राजनीतिक रूप से वहां पे अपना शासन स्थापित कर रहे हैं देसी रियासतों में, परंतु कुछ कर उनको देना पड़ रहा है अंग्रेजों को। मतलब सबसे ऊपर कौन है? अंग्रेज ही है, ब्रिटिश सरकार ही है, ठीक। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां पे अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित है, ठीक। तो ब्रिटिश उस समय, ये जो ब्रिटिश भारत है इसको आप लोग समझिए, ब्रिटिश भारत उस समय 11 प्रांत थे जहां पे डायरेक्टली ब्रिटिश के द्वारा शासन स्थापित किया गया था। और यहां पे लगभग 565 प्लस रियासतें थी, ठीक, जहां पे राजा महाराजा शासन कर रहे हैं। तो अब यहां पे आया कैबिनेट मिशन के द्वारा कि जो ब्रिटिश भारत है जहां पे 11 प्रांत हैं, यहां पे सदस्य जो हैं वह चुनाव के द्वारा चुने जाएंगे और यहां पे जो सदस्य हैं वह मनोनीत किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। जो बड़े बड़े देसी रियासतें हैं हर जगह से क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा और यहां पर चुनाव प्रक्रिया के द्वारा चुना जाएगा। इसे आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक। चलिए, तो अब यहां पे समझिए, जो ब्रिटिश भारत है हमारा, यहां से हमारे कितने सदस्य टोटल, मैंने क्या बोला, 389 हमारे पास मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें। 296 ब्रिटिश भारत से, और इसको भी 2 पार्ट में आपको करना है, क्योंकि जो ब्रिटिश भारत है उसको भी 2 पार्ट है, उसके भी 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है ब्रिटिश प्रांत और एक है चीफ कमिश्नरी, ठीक। इसे आप यहां पे अच्छे से देख सकते हो, कितने चीफ कमिश्नरी थे, 4, और कितने 292 जो थे उतने ब्रिटिश प्रांत थे। यहां पे आप देखो, ठीक।
ये 389 हमारे पास टोटल सदस्य हैं। इनको कैसे हमने डिवाइड किया हुआ है, ये देखो, ये देसी रियासतें हैं, यहां से 93 सदस्य आए, और जो ये ब्रिटिश भारत है यहां से 296 सदस्य आए। इस 296 में 292 ब्रिटिश प्रांत के हैं, ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश प्रांत, और 4 जो है चीफ कमिश्नरी से हैं। सर ये नहीं समझ में आया ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्या होता है। तो जैसे अभी हमारा भारत देश है, इसमें अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, तो 28 राज्य हैं, तो वैसे ही यहां समझो कि ब्रिटिश प्रांत जो है वह उस समय का राज्य था। उन राज्यों से 292 सदस्यों को चुना गया प्रत्यक्ष रूप से, और जो चीफ कमिश्नरी है, जैसे अभी हमारे यहां यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरी है ना, वैसे यहां पे चीफ कमिश्नरी थे, 4 चीफ कमिश्नरी थे। ठीक, कौन कौन से थे तो आप लोग नाम भी याद कर सकते हो। एक तो था दिल्ली, दूसरा था अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा था कुर्ग, और चौथा था बलूचिस्तान। ये नोट कर सकते हो आप, पूछा जा सकता है यहां से भी। तो 389 सदस्य को 296 ब्रिटिश भारत से लिया गया, 93 देसी रियासतों से लिया गया, 296 में 292 ब्रिटिश प्रांत, और 4 हैं जो चीफ कमिश्नरी। क्लियर है इतना? चलो आगे देखते हैं। तो चुनाव जो प्रक्रिया हुई, यहां पे 10 लाख जनता में से एक सदस्य चुना गया है। अब यहां पे जो सदस्य चुने गए हैं वह मेनली किस किस वर्ग के थे, तो मेनली मुस्लिम थे, सिख थे और सामान्य थे। ठीक, सामान्य में सभी आ गए, ठीक, जितनी माइनॉरिटी हैं और हिंदू वगैरह सब मिला करके। क्लियर? 3 प्रमुख समुदायों के बीच ये चुनाव हुआ। अब यह जो चुनाव हो रहा था, और ये सब चुनाव क्यों हो रहा है, संविधान सभा में सदस्य बना रहे हैं हम। संविधान सभा हमने गठित की हुई है किस हेतु, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, संविधान का निर्माण। क्लियर है? तो अब यहां पे कांग्रेस के जो कुल सदस्य हैं 296 यहां पे खड़े किए गए थे, उसमें से 208 सदस्य सीटें जीत लेते हैं, और ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं संविधान सभा के लिए। ठीक, और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं, 73। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे नोट कर लेंगे, सदस्य निर्वाचित हुई थी। कुल 15 महिलाएं सदस्य निर्वाचित हुई थी संविधान सभा में। ठीक, कुछ महिलाओं के ये पिक्स हैं, ठीक, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है संविधान सभा की कार्य प्रणाली, कि संविधान सभा का गठन हो चुका है, अब बैठकें होंगी, मीटिंग्स होंगी। ठीक है, तो क्या क्या होता है उसे देखते हैं। जो पहली बैठक होती है वह 9 दिसंबर 1946 में होती है। 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक होती है संविधान सभा की। ये सारे फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए आपको। ठीक, जिसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अस्थाई अध्यक्ष चुने जाते हैं। अब इनको क्यों चुना जाता है, क्योंकि ये जो हैं वह उस समय सबसे बोल सकते हैं कि सबसे बुजुर्ग थे, है ना, इसलिए इनको चुना जाता है। अब यहाँ पे जो पहली बैठक है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार कर देती है। क्यों बहिष्कार करती है? क्योंकि वह पाकिस्तान का मांग कर रही है कि हमारा एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए, हमें यह मंजूर नहीं है, हमें यह संविधान सभा बिल्कुल मंजूर नहीं है। ऐसा किसका कहना था? ऐसा मुस्लिम लीग का कहना था। क्लियर है? यह हमारी पहली बैठक है। पहली बैठक में लगभग 207 सदस्य आते हैं। सोचो 389 सदस्य हैं, उसमें से सिर्फ 207 आ रहे हैं, जिसमें से मुस्लिम लीग तो बहिष्कार कर दी, तो उसके कितने 73 मेंबर, 73, ये 73 मेंबर वो नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ और भी मेंबर नहीं आते हैं, क्योंकि 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत इसकी स्थापना की गई थी, कई कारण थे। ठीक, तो जो दूसरी बैठक होती है उसमें
स्थायी सदस्य चुन लिया जाता है और स्थायी सदस्य जो होते हैं वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, जो कि 11 दिसंबर 1946 को यह बैठक होती है। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 में। ठीक, 13 दिसंबर 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है, मतलब पेश किया जाता है। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहां से क्या क्या प्रश्न बनेंगे इसे आप समझते चलिए कि पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। उसके जो अध्यक्ष चुने गए वह सच्चिदानंद सिन्हा थे और वह अस्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट प्रेसिडेंट को भी नहीं चुना गया है। ठीक, और मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। उसके बाद जो दूसरी बैठक हो रही है वह 11 दिसंबर 1946, जिसके स्थायी सदस्य चुने गए राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जो कि किसके द्वारा किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अभी जो उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे पेश किया गया है, इसे पारित कब किया जाता है, यह क्वेश्चन बनेगा। तो आप बोलोगे 22 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1946, जनवरी, यहां पे जनवरी कर लो। ठीक है, तो यहां पे ये प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव, यह पारित हो जाता है, जिसे बाद में हम प्रस्तावना के नाम से या उद्देशिका के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, आगे आपको पता है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु, है ना। तो इतने फैक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब यहां पे बात आती है, अध्यक्ष तो चुने जा चुके हैं, सर उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष दो थे, एक थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और एक वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर इससे प्रश्न बना था। ठीक है, प्री में से एक फैक्ट बना था, एक प्रश्न बना था वी.टी. कृष्णमाचारी से। ठीक, तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लो। उसके बाद संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए। संविधान सभा के प्रथम वक्ता सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो इतने कार्य प्रणाली से क्वेश्चंस बन सकते हैं, फैक्ट्स बन सकते हैं, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखोगे, बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार हैं। ठीक, और उपाध्यक्ष के नाम एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, अब बात आती है समितियों की। तो कुछ बड़ी समितियां मैंने यहाँ पे रखा है, कुछ 8 बड़ी समितियों को यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थी उनको मैं यहाँ पे रखा हूँ, कुछ समितियां, अन्य समितियों को यहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको डिटेल में पढ़ना है वह है प्रारूप समिति। तो इसके सारे सदस्य हमको बिल्कुल रटे होने चाहिए। ठीक, तो एक एक करके देखते हैं। कुछ बड़ी समितियां हैं। अब ये संविधान सभा की समितियां क्यों बनाया जा रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया, समझ जाओ, है ना। हर जगह डिपार्टमेंट बनाते हैं कि आप ये वाले क्षेत्र में काम करिए, आप इस वाले एरिया में काम करिए, आप इसमें करिए। इसी तरीके से अलग अलग समितियां बनी ताकि बेहतरीन तरीके से विचार विमर्श हो और हमारा संविधान बहुत ही खूबसूरत बने। ठीक, तो सबसे पहला जो समिति है वह कौन सा है? संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष ये वाले जो हैं ये सब अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, सेकंड में संघीय संविधान समिति, इसके भी कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। आपको क्या रखना है याद? ये संघ, जहां संघ आए आपको जवाहरलाल नेहरू याद रखना है। ठीक, अब बात आती है किसकी? प्रांतीय संविधान समिति की। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? सरदार पटेल। ठीक, उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, ये तो सबको ही याद होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? भीमराव अंबेडकर। क्लियर है। फिर मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं वह सरदार पटेल हैं। इनमें से कोई भी नाम आ सकता है। मौलिक अधिकार के अध्यक्ष, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, जनजातीय समिति के अध्यक्ष और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष। ये मेन अध्यक्ष हैं। अभी हम लोग कुछ उपाध्यक्ष भी देखेंगे इनमें। ठीक है, अभी बताता हूं। उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष हैं वह राजेंद्र प्रसाद हैं।
ठीक, अब यहाँ पे जो हम लोग दूसरा बैठक देखे थे उसमें राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रक्रिया वही करा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद राज्यों के लिए जो समिति, ठीक, राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष जो हैं वह जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक, संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वह राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे नियम, प्रक्रिया नियम और संचालन समिति ये दो हैं जिसके राजेंद्र प्रसाद हैं, ये याद रखोगे। और जब सरदार पटेल किसके किसके हैं, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसके भी सरदार पटेल हैं। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सभी के अध्यक्ष आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कुछ अन्य समितियां देखिए, ये नियम समिति तो हो गया था, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वह कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी एक समिति बनाई गई और उससे संबंधित जो भी बातें थी इस समिति के द्वारा सारी चीजें की गई, जिसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। परामर्श समिति के जो अध्यक्ष हैं वह सरदार पटेल। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष एस वारदाचार्यार। मूल अधिकार उप समिति, ये चीज देखो मैंने यहां पे क्या बताया था, ये देखो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के जो मेन अध्यक्ष हैं वह कौन है, सरदार पटेल हैं। परंतु यहां पे मूल अधिकार के उप समिति इसके कौन है, जे.बी. कृपलानी। देखो ये उप समिति है और यह समिति है, समझ रहे हो। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वह कौन है, जे.बी. कृपलानी है। और अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वह एच.सी. मुखर्जी हैं। इसे आप लोग याद रखोगे, ठीक, उप समिति को ध्यान रखोगे, क्योंकि अल्पसंख्यक समिति आएगा तो सरदार पटेल आंसर है, अगर मूल अधिकार समिति आएगा तो सरदार पटेल आंसर है, और अगर मूल अधिकार उप समिति आएगा तो जे.बी. कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति आएगा तो एच.सी. मुखर्जी। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब बात आती है प्रारूप समिति की, ड्राफ्टिंग कमेटी की, जिसके जो अध्यक्ष हैं वह कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान निर्मात्री हैं, है ना। हमारे संविधान को दिशा देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो प्रारूप समिति जिसका गठन 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 को किया जाता है, डेट याद होनी चाहिए। इसमें कुल 7 सदस्य 7 मेंबर्स होते हैं। इन 7 के नाम आपको रटा होना चाहिए, क्लियर। पहले तो अध्यक्ष जो हैं उनका नाम तो आपको पता है, बी.आर. अम्बेडकर जी हैं, ठीक। सेकंड में एन. गोपाला स्वामी अयंगार, थर्ड में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर के.एम. मुंशी, फिर सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला। अब यहां पे 2 में कंफ्यूजन होता है, ठीक। एन. माधव राव, टी.टी. कृष्णमाचारी। एन. माधव राव ये कब बनते हैं, ये बी.एल. मित्रा की जगह लेते हैं, बी.एल. मित्रा की जगह लेते हैं। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन वहां पे ऐसे पूछा जा सकता है कि बी.एल. मित्रा की जगह प्रारूप समिति में किसको सदस्य बनाया जाता है, एन. माधव राव या टी.टी. कृष्णमाचारी, 2 और नाम होंगे, तो आपको नाम देना है एन. माधव राव। कंफ्यूज आप हो सकते हो, टी.टी. कृष्णमाचारी पे आप टिक लगा दोगे। टी.टी. कृष्णमाचारी किसकी जगह लेते हैं, तो डी.पी. खेतान की जगह लेते हैं। डी.पी. खेतान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इसलिए उनकी जगह टी.टी. कृष्णमाचारी लेते हैं, ठीक। इस पे आपको ध्यान रखना है, बाकी सब याद हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है, एन. माधव राव, टी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक। आगे यहां पे मैंने कुछ प्रमुख सदस्यों को, संविधान के कुछ, अब 389 सभी सदस्यों को याद करना इम्पॉसिबल है, तो कुछ कैटेगरी बना करके, कुछ आधार बना करके मैंने सदस्यों को अरेंज किया है, इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक। अब कांग्रेसी सदस्य कौन कौन से थे, कांग्रेसी सदस्य मतलब कांग्रेस पार्टी से कौन कौन सदस्य थे, जो मुख्य नाम है, ठीक। फिर उसके बाद गैर कांग्रेसी सदस्य कौन थे, जो कांग्रेस पार्टी से अलग थे, मुस्लिम लीग से हैं या अदर किसी भी चीज से हैं या देसी रियासतों से हैं, ठीक। उसके बाद महिला सदस्य,
15 महिलाएं मैंने आपको बोला था, ठीक है। 15 महिलाएं यहां पे हमारे संविधान सभा में निर्वाचित की गई थी, ठीक, भाग ली थी। तो कौन कौन से हैं सदस्य हमारे, एक बार आप लोग देख लो कि कांग्रेस के जो सदस्य थे वे थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, अबुल कलाम, जेबी कृपलानी, गोविंद बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, बाल गोविंद खेर, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णमाचारी। इसके अलावा और भी थे, लेकिन यह प्रमुख नाम है। क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन गैर कांग्रेसी सदस्य है। 3 आपके कांग्रेस के सदस्य दे देगा और 1 गैर कांग्रेसी सदस्य दे देगा जो कि संविधान सभा से सदस्य हैं। तो आपको आंसर देना पड़ेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे। फिर गैर कांग्रेसी सदस्य में सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, ठीक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगार, प्रोफेसर के.टी. शाह, टेकचंद बख्शी, डॉक्टर जयकर और भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, ठीक। फिर महिला सदस्यों में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह इस राजकुमारी अमृता कौर का नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि यह मध्य प्रांत से संबंधित है। मध्य प्रांत क्यों, मध्य प्रदेश क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश बना ही नहीं था। मध्य प्रदेश का निर्माण, गठन वगैरह तो बाद में हुआ है ना। 1956 में, 1 नवंबर 1956 में जब राज्यों का गठन हो रहा था तो मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ और उसका नामकरण भी हुआ था, ठीक। किसके द्वारा हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो राजकुमारी अमृता कौर ये मध्य प्रांत से संबंधित हैं, है ना। उसके बाद सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख, ये इंपॉर्टेंट महिला सदस्य थी जो कि संविधान सभा में मेंबर थी। उसके बाद कुछ ऐसे नाम जो कि सदस्यता अस्वीकार करने वाले, जिन्होंने सदस्यता स्वीकार ही नहीं किया, उनको ऑफर आया था कि आप सदस्य बन सकते हैं, है ना। तो उसमें एक नाम था जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू। ये तो स्वास्थ्य कारणों से अपनी सदस्यता को त्याग देते हैं, ठीक। 2 नाम और हैं, एक महात्मा गांधी का और एक जिन्ना का। ये दोनों भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, नोट कर सकते हैं आप, ठीक। और एक चीज मैं यहां पे बताना भूल गया, जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 में, यहां पे 7 महिलाएं इस बैठक में शामिल हुई थी, ठीक है। चलिए, अब संविधान हमारा क्या हो गया, बनकर तैयार हो चुका है। संविधान का प्रभाव में आना, ठीक। तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, ये आपको याद होना चाहिए। सोचो, एक संविधान जिसके लिए लगभग 3 वर्ष, लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना लंबा समय लगा, ठीक। क्यों लगा? क्योंकि हमारे देश में, जो हमारा देश है अभी पंथ निरपेक्ष है ना, जिसमें सभी धर्मों के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मिलके रहते हैं, तो किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए इतनी जद्दोजहद जरूरी थी। यह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बहुत जरूरी था, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को यह पारित किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है। 284 सदस्य हस्ताक्षर करके इसे पारित करते हैं, ठीक। तो आपको प्रश्न बनेगा कि पारित कब होता है हमारा संविधान, अंगीकृत कब होता है हमारा संविधान? तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949। लागू होने की डेट क्या है? वह है 26 जनवरी 1950, ठीक है। लागू कब हो रहा है? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन बनकर तैयार कब हो गया? बनकर तैयार कब हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को। उसमें कितने लोगों ने कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया और इसे पारित कर दिया कि हमारा संविधान बनकर रेडी है, अब इसे बस पारित करने की जरूरत है। तो पारित 26 जनवरी को ही क्यों किया गया? इसी दिन कर देते। तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 26 जनवरी 1930 के दिन पहली बार हमने स्वतंत्रता दिवस मनाई थी।
क्या हुआ था हिस्ट्री में कि हमने अपनी नेशनल फ्लैग बनाई और उसे फहरा दिया था, ठीक। और हमने आज़ादी की, मतलब अपनी आज़ादी की, स्वतंत्रता की हमने उस दिन दिवस मनाई थी। तो वह इतिहास के पन्नों में काफ़ी स्वर्णिम था। इसलिए 26 जनवरी जो डेट थी वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए उसी दिन संविधान को लागू कर दिया जाता है पूरे देश भर में, ठीक। अब लागू के समय हमारा संविधान कैसा था, कितने भाग थे? तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद आर्टिकल्स थी और 8 अनुसूचियां थी, ठीक। जिसमें बाद में कई अनुच्छेद उसमें ऐड करते गए। तो मुख्य 395 अनुच्छेद आज भी हैं, लेकिन उसमें क्या है कि 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुकी है, क्योंकि वो अ ब स ए बी सी डी करके उसमें हमने ऐड किया है संशोधन के द्वारा। क्लियर हो रहा है? तो अभी प्रेजेंट में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक। 8 से 4 अनुसूचियां हमने बाद में और ऐड किया है। 11वीं 12वीं जो अनुसूची है, मैंने भी लास्ट लेक्चरों में अभी पंचायती राज जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें समझाया था कि जो 11वीं अनुसूची है वह पंचायती राज, पंचायतों से संबंधित है, और जो 12वीं अनुसूची है वह नगर पालिका से संबंधित है। क्लियर है? तो उसे आप लोग याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लो। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें देख लेते हैं और फिर सेशन समाप्त करते हैं, ठीक। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। हैदराबाद एकमात्र रियासत जो कि संविधान सभा में भाग नहीं लेता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सी रियासत संविधान सभा में भाग नहीं लेता है, शामिल नहीं होता है? तो वह है हैदराबाद। क्लियर? संविधान सभा के मुहर के प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है? तो हाथी। अब ये मुहर आप लोगों को पता है, मुहर लगाई जाती है क्योंकि अब देखो कई मैटर्स हैं, उनमें जद्दोजहद हो रहा है कि ये प्रोविजन, ये प्रावधान को हमको संविधान में रखना है कि नहीं रखना है। उसके लिए सभी समितियां जो बनाई गई हैं आपस में डिस्कशन कर रही है। अगर सबकी सर्वसम्मति बनती है तो उसमें मुहर लगानी जरूरी है ना। संविधान सभा के द्वारा जो भी चीज पारित की जाएगी मुहर लगा करके की जाएगी। तो उस मुहर में किसका चिन्ह बना हुआ है? तो हाथी का चिन्ह बना हुआ है। यह प्रश्न आ सकता है, ठीक। संविधान सभा का जो सचिव था वह कौन? HVR अयंगर, सचिव। क्लियर है? याद रखोगे। मुख्य प्रारूपकार कौन थे? LN मुखर्जी, चीफ ड्राफ्टमैन, ठीक। प्रमुख सुलेखक प्रेम बिहारी रायजादा, कैलीग्राफर जिसे बोला जाता है, ठीक। मूल संस्करण पहला जो संस्करण जो मेन हमने संविधान बनाई थी उसकी बात कर रहा है। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट नंदलाल बोस के द्वारा और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया था, जो कि शांति निकेतन के कलाकार थे। क्लियर? ये प्रश्न बन सकता है, किसके कलाकार थे? कौन थे? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। मूल संविधान के हिंदी संस्करण, मूल संविधान इंग्लिश में लिखा गया था, मूल संविधान का जो हिंदी संस्करण बनाया गया उसका सुलेखन किसने किया? यह प्रश्न बन सकता है। तो आप बोलोगे वसंत कृष्ण वैद, ठीक। संविधान सभा के अधिवेशन की जो संख्या है, कितने अधिवेशन हुए, है ना? तो 11 अधिवेशन हुए थे। तो ये डेटा आपको याद रखनी है। साथियों क्या हुआ था 1950 में एक अंतिम सेशन भी लिया गया था। तो कहीं कहीं 11 + 1 12 भी होता है। हालांकि ऑप्शन में आएगा तो आपको 11 ही टिक करना है। वो अंतिम रूप से चीजों को एक मीटिंग हुई थी, अगर उसे भी काउंट किया जाएगा तो 12 हो सकता है। तो आपको 11 याद रखो फिलहाल, ठीक। संविधान जो प्रारूप बनाया गया था, मतलब एक मसौदा जो तैयार किया गया था संविधान के लिए, उस मसौदे के लिए कितना दिन लगाया गया कि संविधान कैसा होगा, इस बात पर चर्चा हेतु कितने दिन लगाए गए थे? तो सभा द्वारा संविधान के प्रारूप पर 114 दिन लगाया गया था। इस पर 114 दिनों तक विचार विमर्श किया गया था कि हमारा संविधान कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अंतरिम संसद का अस्तित्व जो समाप्त हुआ वह 17 अप्रैल 1952 को हुआ। ये अंतरिम संसद क्या है? देखो साथियों, जब देश आजाद हुआ तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया, ठीक, जो कि शासन व्यवस्था संभालेंगे, ठीक है। कोई चुनाव प्रक्रिया वगैरह नहीं की गई थी, वह अंतरिम सरकार
बनाई गई थी, तो वो अंतरिम, और चुनाव प्रक्रिया कब हो रहा है? 52 में, 51-52 में, है ना। तो वहां से फिर नई सरकार फिर बनती है नई तरीके से चुनाव के द्वारा, ठीक है। तो अंतरिम संसद का जो अस्तित्व समाप्त होता है वह 17 अप्रैल 1952 को समाप्त होता है। उसके बाद नई सरकार बनती है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए और संविधान सभा से सारी जो बातें हैं आपको आज समझ में आ गई, ठीक। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, है ना, जिसका नाम है श्री रमा एकेडमी, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।